हेडिंग दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, है ना। अभी स्ट्रेट वायर हमने लिया और स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराया, और हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। ऑन द बिहाफ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी डिसाइडेड द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक, और हमने वहां पे पोल्स बता दिए। तो अगर ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उस प्लेन के अबव वन पोल होगा और उस प्लेन के बिलो द अदर। तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंडेड है, और राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है। अगर आपको पहचानना है कि किधर कौन सा पोल बनेगा, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। फील्ड लाइंस के बाद आपको ये सिंबल्स की मदद मिल जाएगी, और उससे आप पोल आइडेंटिफाई कर लो। सर राइट हैंड ही यूज कर, लेफ्ट हैंड नहीं, चेंज हो जाएगा सिस्टम पूरा। तो ये एक कन्वेंशन बनाया गया है आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कैसे फील्ड लाइंस होगी, तो कैसे पोल्स होंगे, और इस पे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप लोग आंसर दे देंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, 1-2 मार्क्स में डायग्राम दे देगा, वहां पे आपको फील्ड लाइन बनानी होगी, पोल बनाना होगा। लॉन्ग आंसर्स भी आ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट मालूम है। सर यही फ्लेमिश में वो किया था कि दूसरा? फ्लेमिंग का भी आगे आएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट। तो along with this right hand thumb rule लिखवाने की जरूरत है, नहीं समझ गए? यस। Thumb will be pointed in the direction of current and the curling of the fingers will give us the direction of the magnetic field line. Then लिखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसकी स्ट्रेंथ को फिजिक्स में B सिंबल से डिनोट किया जाता है। B सिंबल दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, उसकी पावर के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड की पावर कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो B सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। तो अभी बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में ये आपके 11th में आएगा। तो बेसिक ये है कि B जो अपना होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, B जो अपना होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I की। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होगी या वीक होगी? स्ट्रांग होगी, डायरेक्ट रिलेशन है ना। और करंट, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी या वीक होगी? स्ट्रांग बनेगी। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो फील्ड स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक। सेकंड पॉइंट, B is inversely related with the distance. B is inversely related with the distance. Distance के लिए हम small r का सिंबल यूज कर, ग्रेविटेशन में भी था Gm1 m2 upon r square, तो r जो है वो डिस्टेंस के लिए था, तो डिस्टेंस के लिए हम r सिंबल यूज कर लेते हैं फिजिक्स में। तो इनवर्सली रिलेटेड है r से। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब वो कंडक्टर आपके अभी फिलहाल केस में एक स्ट्रेट वायर है, आगे चल के ये वायर गोल घूम जाएगी, फिर आगे चल के वो वायर स्प्रिंग बन जाएगी, अभी और मजे आने वाले। तो अभी फिलहाल जो ये स्ट्रेट वायर है, इस वायर से आपकी दूरी कितनी है उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निर्भर करता है। आप जितना करीब रहोगे वायर के, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहेगा। जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वायर से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात। तो इसलिए इनवर्स रिलेशन ये हो गया। फिर यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसकी? मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? SI मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जब आप लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे तो Ni/R है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से जो इसका यूनिट है वो अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि इसकी जो SI यूनिट है वो होती है टेस्ला। टेस्ला, निकोल टेस्ला, सर ये किसी साइंटिस्ट नाम था ना? physicist। मुझे पता था। निकोल टेस्ला, तो उनको ऑनर करने के लिए टेस्ला नाम रख दिया गया। किसका? टेस्ला का। न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, है ना। यानी एक फोर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस एंड द करंट, तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर के नाम से भी आपको मिल सकता है, या फिर इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं इसकी यूनिट। तो टेस्ला इज द सेम नेम दैट इज गिवन टू द यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर इज अगेन a name of scientist and it has been used। तो टेस्ला जो है वो एक्चुअल में काफी बड़ी यूनिट होती है। अगर 1 टेस्ला भी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वो फील्ड स्ट्रेंथ काफी पावरफुल होती है। जैसे हमने चार्ज में, करंट में पढ़ा था कि जो हमारा चार्ज होता है 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए भी काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो इसलिए चार्ज यूजुअली हमको जो है वो मिली कूलम्स या माइक्रो कूलम्स में मिलता है, तो वो उसके जो है स्मॉल क्वांटिटीज को डिनोट करता है। अगर 1 कूलम है तो वो भी चार्ज काफी ज्यादा है। तो उसी तरह से यहाँ पे 1 टेस्ला अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो वो भी काफी गुड स्ट्रेंथ मानी जाती है। जैसे आपकी जो मशीनें होती हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहते हैं मशीनों को? एमआरआई स्कैन जब करवाते हैं, एमआरआई स्कैन होती है बॉडी की, जब मसल रप्चर होता है, मसल रप्चर या मसल फ्रैक्चर होता है, तो एक्सरे उसको डिटेक्ट कर नहीं सकती, एक्सरे बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करती है, तो एमआरआई रिकमेंड किया जाता है। तो एमआरआई मशीन में ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है ये बना होता है एमआरआई मशीन। फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो जब आप एमआरआई स्कैन करवाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट में कि 1.5 टेस्ला या 2 टेस्ला के स्ट्रेंथ पे जो वर्क मशीन है वो वर्क कर रही है। तो वो 1 टेस्ला भी काफी पावरफुल स्ट्रेंथ होता है, इसलिए उससे स्मॉलर यूनिट्स बनाए गए हैं, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर वगैरह बनाए गए। या उसको अभी हम कह सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर तो सेम हो जाएगा, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट यानी इसकी स्मॉलर यूनिट जो होती है वो है गॉस, GAUSS, गॉस। सर इतना सारा आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो सीजीएस यूनिट स्ट्रेंथ की है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की सीजीएस यूनिट स्मॉलर यूनिट है गॉस। अच्छा हम जनरली यूज कौन सा करेंगे? टेस्ला, टेस्ला SI यूनिट है। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ये रिलेशन होता है इन दोनों में, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। हम इसी स्ट्रेट वायर का क्या बना सकते हैं, एक लूप क्रिएट कर सकते हैं। वायर है, वायर को बेंड करके एक सर्कुलर लूप बनाया जाए। और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। करंट फ्लो, तो करंट फ्लो बनाओ, कॉपी करके करंट फ्लो कराओ। ये दोनों सर में हमें बराबर लग रहा वो है। सर एक बात है,
करंट फ्लो कराओ। छोटी रैम कहाँ अरे भैया तुम बेचारा चश्मा लेके आया। तो करंट फ्लो पॉजिटिव प्लेट से करंट फ्लो हो गया और नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। ये कन्वेंशन बनाया गया है फिजिक्स में करंट के फ्लो का, है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सर्कुलर लूप, इसके पहले वाले केस में एक स्ट्रेट कंडक्टर था, तो करंट फ्लो तो हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली क्रिएट होगी। तो आपको मैं दो पॉइंट्स दे रहा हूं, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। फील्ड लाइंस के लिए दो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए, ज्यादा से कंफ्यूजन क्रिएट होगी। फिर बात रही डायरेक्शन की, तो करंट का डायरेक्शन चेक कर लिया, अपवर्ड है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इधर से ये इधर की तरफ और यहां से बाहर की तरफ। फिर ये करंट आ रहा है, यहां आते आते डाउनवर्ड हो जा रहा है, तो डाउनवर्ड, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऑपोजिट, तो इधर से आ रहा बाहर की तरफ, इधर से जा रहा अंदर की तरफ, है ना। तो अब इस प्लेन पे जब टॉप से देखेंगे तो ये आपका 12 और ये आपका 6, घड़ी का 12 इधर, 6 इधर। अब उस हिसाब से ये किधर जा रहा है, 6 से 12, 6 से 12 एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ पोल, और इधर हो जाएगा साउथ पोल। फिर इधर बना लिया 12, इधर बना लिया 6। अब 12 से 6 जा रहा है, 12 से 6 क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, और इधर प्लेन के नीचे नॉर्थ पोल। तो एक लूप पे एक पॉइंट पे नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, और ठीक उसी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे ऑपोजिट पोल देखने को मिल रहा है, साउथ पोल ऊपर तो नॉर्थ पोल नीचे। रीजन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गेटिंग चेंज्ड। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड और वहां पे करंट का डायरेक्शन डाउन, तो फील्ड चेंज है। सर ये जो अंदर सर्कल बनाए हैं वो ना बना के खाली नॉर्थ साउथ लिख दें तो नहीं, जब तक आप सर्कल बनाएंगे नहीं और उस पे एरो बनाएंगे नहीं, तब तक एंटी क्लॉक और क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, जब तक एंटी क्लॉक और क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाएंगे तब तक पोल्स नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए तो सिस्टमैटिक बनाया गया है कि आपको पहले करंट आइडेंटिफाई करनी है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना करके उस पे डायरेक्शन शो करना है, डिसाइड करना है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, देन आपको वहां पे पोल का नाम देना है। लर्न नहीं करना। इसमें कौन सा क्लॉकवाइज है, तो कौन सा पोजीशन है, तो पूरा बताएं कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये पहले करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। डायग्राम बना देंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जितना देना देते रहो। सर डायग्राम नहीं होता है, डायग्राम से कहा है सारा हो जाएगा, टीचर को पता चल जाएगा कि क्या है कंसेप्ट, तुम्हें मालूम है या नहीं। सर ऐसे पता नहीं चल जा रहा है, तो इसलिए लर्न नहीं करना है कि किधर कौन सा पोल बनेगा, नहीं क्यों? अभी नहीं, टाइम नहीं, नहीं टाइम। तो जो है लर्न नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वहां वो कभी भी सीन चेंज कर देंगे, बोर्ड में जो बैठे हैं वो कभी भी सीन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने कर दिया नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल, तो फिर ये चेंज अब तो इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, है? तो ये चीज है, तो लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से चलना है। सर मैं पैसे क्यों बोल के नहीं कहीं बंद कर दीजिए। Strength of magnetic field at the center of the coil. Strength of magnetic field at the center of coil. First point,
Strength of magnetic field सब बी लिख सकते is हैं again directly proportional to the current, amount of current. If you will increase the current, the magnetic field strength will increase. Strength of magnetic Strength field. of magnetic It's directly proportional to the amount of current. Strength of magnetic field is directly proportional to the amount of current flowing through the wire. यानी अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि बोल दे कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, ठीक है, सेम अरेंजमेंट है, और दूसरे वाले में 10 वोल्ट है और सेम रेजिस्टेंस। सर एक मिनट को अलग-अलग है दोनों? हाँ, एक में आपको 5 वोल्ट बता रहा है और एक में 10 वोल्ट बता रहा है, और दोनों में ऐसे डायग्राम्स बना रखे और पूछ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, तो 10 वोल्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज I इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन V, तो V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। Current will increase, the magnetic field strength will be more stronger. If the current will decrease, the magnetic field strength will be weaker. Yeah? Second point. Magnetic field strength is again inversely proportional to the R, that is distance. The strength of the magnetic field decreases with the increase in the radius of the loop. लिख लेना, the magnetic field strength, the magnetic field strength decreases with the increase in the radius of the loop. Magnetic field strength decreases with the increase in the radius of the loop. अगर हमने लूप का रेडियस बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी, अगर हमने लूप का रेडियस घटा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रॉन्गर। देन लिखिएगा थर्ड पॉइंट। सर जो भी बताया प्लीज बताइए। जो ये कॉइल है हमारा, ये सर्कुलर है, इसका कुछ रेडियस है, ये रेडियस अगर हम बढ़ा देंगे यानी कॉइल साइज बिगर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी वीकर। क्यों? अरे दूर होगा। पाया गया है, इट्स डिपेंडेंट ऑन, इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस। अगर रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीकर, हाँ, और अगर कॉइल जो है वो छोटा होगा यानी रेडियस स्मॉल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो इसमें मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है जो बनाया है। अभी ये कंपेयर ही नहीं कर रहे, ये तो बस एक यूजुअल बना रखा है ना, हमने इसको कंपेयर किया ही नहीं किसी से। कोई दूसरा अगर होता उसके साइज के अकॉर्डिंग अगर ये बड़ा होता तो इसमें वीक हो दिखा देते, अगर सेम बाकी सारे पैरामीटर से तो, और अगर वो बड़ा है ये छोटा है तो इसमें स्ट्रॉन्ग बताएंगे। ये चीजें कंपेयर करेंगे, साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है। थर्ड पॉइंट थर्ड, पहला है करंट पे डिपेंडेड है, दूसरा है रेडियस ऑफ द लूप पे डिपेंडेड है, तीसरा इफ देयर आर n turns in the coil, if there are n number of turns या n number of loops, n number of turns in the coil, if there are n number of turns in the coil, if there are n number of turns in the coil, the magnetic field strength is directly proportional to it.
द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। इसका मीनिंग समझ में आएगा नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसमें। व्हेन अ नंबर ऑफ लूप्स आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन मैनर, द स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, SOLENOID, सोलेनॉइड। उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो यहाँ सोलेनॉइड में समझ में आ रहा है, वहां पे तो सिंगल कॉइल था। इस राइट एंड की तरफ से इस सिंगल कॉइल को अगर ऑब्जर्व करें, यहां से यहां तक का पोर्शन, तो यहाँ पे करंट जा रही है डाउनवर्ड, ठीक है, और यहां से करंट हो जा रही है फिर रिटर्न होके अपवर्ड। तो जैसे वहां पे डाउनवर्ड पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, यहाँ पे भी बनेगी, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे, ठीक है। तो एडजेसेंट, अगल बगल कई सारे मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे हैं हर एक पॉइंट पे। अब इन पॉइंट्स को अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अपना डायग्राम। तो इसको ऐसे ना दिखा करके एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी यहां से लिया और इसको ऐसे कंबाइन कर दिया। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और सेम वही चीज यहां पे भी होगा। जो ऊपर लगा है पूरा एक ही मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, ये सारी